एक महिला शादी करके अपने पति के घर आ जाती है और वहाँ पर बड़े ही अच्छे से खुशी खुशी रहने लगती है, लेकिन कुछ दिन का ही समय बीतता है, पति और उसके बीच में अनबन रहने लगती है। अनबन इस तरह बढ़ जाती है, पत्नी अपने पति को तलाक देकर वापस अपने मायके पहुंच जाती है। कुछ दिन का समय ही वहां पर उसे बीतता है, उसके बाद वो दूसरे किसी और लड़के से शादी कर लेती है, उससे भी शादी करके उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर भी उसकी बात नहीं बनती, यहाँ पर भी वो तलाक देकर फिर वापस अपने मायके पहुंच जाती है। और मायके पहुंचने के बाद उसे लगने लगता है कि तुझे एक बच्चे को जन्म देना चाहिए। अब बच्चे को जन्म देने के लिए पति की आवश्यकता होती है। दो पतियों को तो वो पहले ही छोड़ चुकी थी, अब तीसरे की तलाश करने लग जाती है। और फिर उसकी तलाश एक दिन जब पूरी होती है, जब एक अपने मुंह बोले भाई के साथ वो इस तरह के संबंधों में आ जाती है और उससे कहने लगती है कि मुझे तुमसे बच्चा चाहिए। फिर होता है वहाँ पर एक ऐसा कांड, इस महिला को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। बाद ये मामला पुलिस में पहुंच जाता है। लगभग 1.5 महीने का समय पुलिस को भी इस मामले को सुलझाने में लग जाता है। पुलिस के पसीने छूट जाते हैं और गूगल की मदद से उन्हें एक ऐसा सबूत मिलता है, जिस सबूत की बदौलत से सामने वाले व्यक्ति को, जिसने क्राइम किया था, उसको पकड़ा जाता है। तो जानते हैं कि क्या सबूत था गूगल पर जिसकी वजह से वो व्यक्ति पकड़ा गया और किस तरह से उसने इस महिला को ठिकाने लगाया था। पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, केरल में एक ज़िला पड़ता है कोल्लाम और इसी का एक एरिया पड़ता है कोट्टियम। कोट्टियम के पास एक गांव पड़ता है टिक्को विक्टलमपुरम। ये टिक्को विक्टलमपुरम की हकीकत की घटना है। एक लेडीज़ रहती है जिसका नाम होता है सुचिता पिल्लई और जिसकी उम्र होती है 43 साल। ब्यूटिशन की क्लास दिया करती है। 17 मार्च 2020 को वो घर वालों से यही कहकर जाती है कि मैं 6 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, मेरा टूर जा रहा है। और इधर जहाँ पर जिस संस्था में वो काम करती है वहाँ पर यही कहती है कि मुझे 6 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि घर पर मेरी माँ बीमार है। पिल्लई 17 मार्च को घर से निकल जाती है और निकलने के बाद उसका फ़ोन शाम को ही स्विच ऑफ हो जाता है। अब घर वाले उसको लगातार फ़ोन करते हैं, लेकिन कहीं से भी उसकी कोई खबर नहीं आ पाती। इधर जिस सोसाइटी में, जिस ब्यूटिशन ऑफिस में वो काम करती थी, वहाँ से भी इनके पास फ़ोन आता है और घर वालों से यही पूछा जाता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारी बेटी कहाँ है। कि बेटी तो आपके साथ किसी ऑफिशियल टूर पर गई है। लेकिन यहाँ पर जो ऑफिस वाले होते हैं वो साफ मना कर देते हैं। ऑफिस वालों को भी लगने लगता है कि शायद कुछ लोचा है। इसी बातचीत में 2 दिन का समय निकल जाता है। 20 मार्च 2022 को जो घर वाले होते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर जो सुचिता होती है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा लेते हैं। पुलिस सुचिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद छानबीन में लग जाती है। इसी समय हमारे देश में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, कोरोना महामारी। 22 मार्च 2020 को पूरा देश बंद हो जाता है, कोई भी कहीं आ जा नहीं सकता। उसके बाद पुलिस भी इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है। लेकिन 29 मार्च 2020 को पलक्कड मनाली के एक क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी को जब पुलिस देखती है, उसकी शनाख्त कराती है, घर वालों को वो डेड बॉडी दिखाई जाती है। उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, उसके हाथ पैर भी कटे हुए थे। जब डेड बॉडी घर वालों को दिखाई जाती है तो घर वाले उस डेड बॉडी को देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब ये कोई और नहीं, हमारी बेटी है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इसको मारने वाला कौन है। पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है, उसके मोबाइल की CDR निकालती है। मोबाइल की CDR से पता चलता है कि एक प्रशांत नामिया करके एक व्यक्ति है जो इसके पास बहुत ही ज़्यादा कॉल करता है, इससे बहुत ज़्यादा बातचीत करता है। फिर पुलिस प्रशांत के पास पहुंच जाती है और उसे अपनी गिरफ्त में लेकर उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। लेकिन प्रशांत उनसे कहता है कि अब सुचिता हमारी एक दूर की रिश्तेदार है और हमारी जो पत्नी है वही इसके साथ में बातचीत किया करती है, मैं इसके साथ में बातचीत भी नहीं किया करता, मैं तो इसको अपनी बहन बुलाया करता था। अब मुझे नहीं पता किसने इसको मारा है। फिर पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है। पुलिस का शक प्रशांत के ऊपर ही जाता है क्योंकि ज़्यादातर कॉल वो प्रशांत के पास ही करती थी। लैपटॉप की जांच की जाती है तो लैपटॉप पर पता चलता है, उसमें गूगल पर एक बात सर्च की जाती है कि अपनी पत्नी को
किस तरह से ठिकाने लगाया जाए, वो भी वाकया 20 मार्च का होता है। अब पुलिस का दिमाग एकदम से ठनक जाता है कि ये व्यक्ति इस तरह से गूगल से क्यों पूछ रहा है। फिर प्रशांत को अपने पास बिठाया जाता है। पास बिठाकर उससे फिर अपने रवैये से पूछताछ की जाती है तो प्रशांत थोड़ी देर में ही टूट जाता है और तोते की तरह सब कुछ वाकया बताने लगता है। अब 17 मार्च 2020 का वाकया होता है, जब हमारे घर में हमारे बेटे का नामकरण होता है और नामकरण के समय सभी रिश्तेदार हमारे घर पर आए होते हैं। सुचिता भी हमारे घर पर आई होती है। मैं सुचिता से बातचीत करने लगता हूं और सुचिता से कहने लगता हूं कि तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, अब क्या हो रहा है तुम्हारे जीवन में। तो सुचिता मेरे से यही कहती है कि जिसके पति का साया उसके साथ ना हो, जिसका पति उसके साथ ना हो, उसका जीवन कैसा चलेगा वो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पर प्रशांत भी चुपचाप हो जाता है और चुपचाप होकर अपने घर के अंदर अपने कामकाज में लग जाता है। लेकिन शाम को व्हाट्सएप पर उनको एक मैसेज डालता है और मैसेज के ज़रिए यही कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना, मुझे इस तरह से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थे। इधर जो सुचिता होती है वो भी कह देती है कि कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है। उसके बाद इनकी धीरे धीरे आपस में बातचीत होने लगती है। ये सुचिता इस लड़के को भाई बुलाया करती थी। इन दोनों की उम्र में भी लगभग 10 साल का डिफरेंस होता है। जो लड़का होता है वो 10 साल छोटा होता है और धीरे धीरे करके इनकी बातचीत का सिलसिला इस तरह से बढ़ने लगता है, एक दूसरे से ये प्यार करने लगते हैं, फिर एक दूसरे के ये करीब आने लगते हैं। सोशल मीडिया के जरिए ही एक दूसरे के पास ये अपने आपत्तिजनक फ़ोटो, अपने इस तरह के फ़ोटो भेजते हैं जिसे देखकर किसी का भी मन बिगड़ सकता है, किसी का मन भी खराब हो सकता है। उसके बाद फिर इन दोनों का मिलने का मन करता है और एक दूसरे के साथ ये बाहर जाकर मिल भी लिया करते हैं और फिर समय ऐसे ही बीतता रहता है। 2020 आ जाता है। 17 मार्च 2020 का वाकया होता है। सुचिता इस प्रशांत लड़के से कहती है कि मुझे तुम्हारे बच्चे की माँ बनना है, उसके लिए मुझे तुम्हारे पास आना है। और इस सब के लिए ये घर वालों से भी झूठ बोलती है, जिस संस्था पर काम करती है वहाँ भी झूठ बोलती है। वहाँ पर कहती है कि मेरी माँ बीमार है और अपने घर पर कहकर जाती है कि मैं संस्था के जरिए बाहर जा रही हूँ। और वो प्रशांत के पास एक एरिया पड़ता है पक्कड़ मनाली, और वहाँ पर जाकर एक कमरा किराए पर ले लेते हैं और वहाँ पर जाकर कमरे के अंदर रहने लगते हैं। यहाँ पर प्रशांत उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रात को ही आना होगा, दिन में तुम यहाँ पर नहीं आना, और रात को भी तुम्हें काले कपड़े पहन के आना होगा। उसकी सुजीता होती है, रात को काले कपड़े पहनकर 17 मार्च को इसके कमरे में पहुँच जाती है। उसके बाद ये आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रात बिताते हैं। उसके बाद अगला दिन आ जाता है 18 तारीख, 19 तारीख, और जैसे ही 20 तारीख आती है, 20 होती है, वो प्रशांत के ऊपर दबाव बनाने लगती है। उससे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे बच्चे की माँ बनना है, मुझे अपने बच्चे की माँ बना दो। उस पर प्रशांत को एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वहीं पर एक भारी वस्तु पड़ी होती है, उस भारी वस्तु को इसके सर पर दे मारता है और वहीं पर तड़प तड़प कर इसकी मौत हो जाती है। अब पूरी रात सोचने में बिता देता है कि मैं इस लाश को किस तरह से ठिकाने लगाऊं, कैसे करके मैं इस लाश को यहाँ से ऐसे छुपाऊं जिससे कि किसी को पता ना चल सके। फिर उसी किराए के कमरे के आंगन में ही एक गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे को इतना नहीं खोद पाता, उसे लगने लगता है कि शायद इसमें इसकी डेड बॉडी को मैं छुपा नहीं पाऊंगा। फिर करता क्या है, एक ब्लेड लेता है, ब्लेड से उसके पैरों को काटता है। जो आरी वाला ब्लेड होता है, लोहो काटने वाली आरी, उससे उसके पैरों को काटता है। पैरों को काटकर फिर उसमें आग लगाने की कोशिश करता है। कुछ ज्वलनशील पदार्थ उसके ऊपर डालता है जिससे उसमें आग लग जाती है और आग की लपटें एकदम से बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगती हैं। फिर यहाँ पर प्रशांत घबराने लगता है, उसे लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आग की लपटें अड़ोसी पड़ोसियों तक पहुँच जाएँ और अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पर आकर इस सब का खुलासा कर दें। फिर पानी लेता है, उस लाश के ऊपर पानी डाल देता है, उसको वहीं पर बुझा देता है। उसके बाद उस डेड बॉडी को उसी गड्ढे के अंदर डाल देता है और फिर गूगल पर भी वो सर्च करता है कि अपनी पत्नी को किस तरह से ठिकाना लगाया जाए। दोस्तों, पुलिस के पास भी बस यही एकमात्र सबूत होता है। इसी सबूत के जरिए इसको पकड़ती है कि ये अपनी पत्नी के लिए लिखता है कि मैं अपनी पत्नी को किस तरह से ठिकाने लगाऊं। जो गूगल पर सर्चिंग होती है वो इस तरह से सर्चिंग हो जाती है, आप अगर एक बार सर्च करोगे तो वो उस पर सेव हो जाएगी, उसकी हिस्ट्री में चली जाएगी। दोस्तों, पुलिस जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो
पुलिस उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों, केस चलते चलते 2023 के दूसरे सप्ताह में आ जाता है और दूसरे सप्ताह में जब जज साहब इस केस की सुनवाई करते हैं, इस केस का फैसला सुनाते हैं, तो एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला सुनाते हैं। जब जज साहब के सामने व्यक्ति खड़ा होता है तो जज साहब इससे यही कहते हैं कि जो तुमने कांड किया है वो बहुत ही गलत काम किया है, तुमने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया है, तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा होनी चाहिए, तुम्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, साथ ही साथ 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी तुम पर लगाया जाता है। दोस्तों, जो वहाँ पर अदालत में तमाम तरह के लोग बैठे होते हैं वो भी इस फैसले को सुनकर एकदम से खुश हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा, जिसको वो अपनी बहन बुलाया करता था उसी के साथ इस तरह से प्यार प्रसंग में आ जाता है और प्यार प्रसंग में आने के बाद जब उससे वो बच्चा पैदा करने की जिद करती है तो उसे इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं और जज साहब के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,